हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसकी सेकंड बुक के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा लिए थे, ठीक है। आज हम इसके अंदर सेकेंड बुक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आप लोगों के इस तरीके के न्यूमेरिकल होंगे कि जो पेपर एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इन्हीं के हिसाब से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके के न्यूमेरिकल्स की एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। या तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या इनके जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो एक घंटे के आसपास की वीडियो मैंने कल बनाई थी। आज भी आप लोगों के 15-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के ग्राफ, ठीक है, ग्राफ आप लोगों को मैं करवा लूँगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे प्रिज्म के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, क्रिटिकल एंगल वाले जो केसेस हैं, ठीक है, उनका हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए वो बन जाएगी जिसके अंदर हमें ये चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए कमेंट कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है C इक्वल टू वन अपॉन रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। म्यू नॉट होता है यहाँ पे परमेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे परमिटिविटी, ठीक है, यानी चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता आपका, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ होती है यहाँ पे। इन दोनों की वैल्यू को आपको रखना है। म्यू नॉट की वैल्यू तो आप सबको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे उसके बाद जो आंसर आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर होगा आपका। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, सेकंड क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करनी है फोकल लेंथ, ठीक है, किसकी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है, जिसमें उसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कॉनकेव मिरर के लिए और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो कॉनकेव मिरर के लिए जो रेडियस होती है वो नेगेटिव में होती है, ठीक है, -20। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -10, ठीक। और जब आप किसकी निकालने जाओगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, और ये है अवतल, ठीक है। तो उत्तल के लिए ये प्लस में होता है आर जो रखेंगे हम प्लस का 20 रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने के लिए था। और इसके बाद फोकल लेंथ निकालेंगे तो 10 आ जाएगा प्लस का 2 से डिवाइड करने में। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझने के लिए है, इसलिए ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन करवाया आपको। ये 1 नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ठीक। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। ऐसी लेंस के अंदर भी आता है तो वो भी आप लोग देख लेना कि कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं रेडियस से, और कॉनकेव लेंस की कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में क्या पता आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसलेट करने में इसकी जो मतलब एक तरीके से लैंग्वेज जो थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने 2 स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़े होंगे, यानी गोल या परावर्तक पृष्ठ आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, ठीक है। तो उसी का ये न्यूमेरिकल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि एक व्हाट कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू दी बाउंडिंग सरफेस, यानी जैसे मान लो ये है आपका, ठीक है, इस तरीके से ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो यानी इसकी जो बाउंडेड एरिया मतलब इसकी कर्वेचर कितना रखा जाए, तो उसके लिए हमें आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर कितना रखा जाए कि रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जो इसका रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ये आपका म्यू होगा, ठीक है। म्यू कितना देर का 1.5, ठीक है।
फॉर दी वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी वी आपका ये माइनस का होगा, कितने पे बन रही है, 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अदर मीडियम में रखा हुआ है, एडजेसेंट मीडियम में, जिसकी वैल्यू कितनी है, म्यू की 1 है, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है कहीं, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी म्यू मतलब म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, ठीक है, इसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं हिंदी में। तो उससे आपको आर निकालना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यू -10, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये याद रखना, जो ऑब्जेक्ट है यानी जो वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है, वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 1, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब रियर मीडियम में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, रियर, रियर मतलब विरल माध्यम में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, विरल माध्यम में, ठीक है, ठीक। और जो इमेज आपकी बनेगी वो कहीं आपका कहाँ बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो डेंसर मीडियम में बनेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा, देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, रियर मीडियम में, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, रियर मीडियम में होता है, ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। और जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक। तो वस्तु जब आपकी रियर मीडियम यानी विरल माध्यम में रखी होती है, जैसा अभी रखी हुई थी, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, n1 - n1/u + n2/v = n2 - n1/r। और जब आपका ऑब्जेक्ट यानी वस्तु डेंसर यानी सघन माध्यम में रखी होगी तो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है, n2/v, यहाँ पे n2 आ जाएगा पहले माइनस का, ठीक है, u, n2/u, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पे सारी वैल्यू आपको दे रखी है, n1 की वैल्यू दे रखी है आपको, मीडियम 1 की, ठीक है, 1, n2 की वैल्यू आपको दे रखी थी कितनी, इसकी n2 की वैल्यू आपको 1.5 दे रखी थी, n1 की वैल्यू 1 दे रखी थी, u हमने -10 और v हमारा वर्चुअल इमेज था तो v हमने -40 ले लिया, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में और वहाँ से फिर हम r निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो कैलकुलेशन है आपकी। तो इसका प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, r प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस होगी, ठीक है। कैसी होगी, कॉन्वेक्स, इस तरीके वाली, ठीक है, कॉन्वेक्स इस तरीके से बनती है और कॉनकेव इस तरीके से बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर फेसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, यानी जो इनकी रेडियस है, इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस की जो रेडियस है वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ के। यानी जो भी r1 होगा वो f के बराबर और r2 होगा वो f के बराबर होगा। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, यानी उस मटेरियल, जिस मटेरियल का ये बना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यानी अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। तो वो हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले भी हम एक चीज़ समझते हैं, जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ना, तो लेंस मेकर फॉर्मूले में जो कॉन्वेक्स, अगर मान लो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, यानी उत्तल लेंस है, तो उसके लिए हम r1 की वैल्यू प्लस में लेते हैं और r2 की वैल्यू माइनस में लेते हैं, ठीक है, और f हम प्लस में लेते हैं। अगर कॉनकेव है तो इसका उल्टा हो जाएगा, r1 माइनस का हो जाएगा, r2 प्लस का हो जाएगा और f माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो यानी यहाँ पे ये वाला केस चलेगा, r1 प्लस, r2 माइनस और f प्लस। तो यहाँ पे देखो r1 तो प्लस में लेंगे, r2 हम माइनस में लेंगे, ठीक है, और f प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला होता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, 1/f = n - 1/r1 - 1/r2, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो r1 होगा उसको भी हम कितना लेंगे, उसको हम प्लस का f लेंगे और जो r2 होगा उसको माइनस का लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू ऊपर पुट कर दो, ये r1 की जगह और r2 की जगह, वहाँ से n निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो 1/f को 1/f रहेगा, n को n रखेंगे, 1 को 1 रखेंगे, r1 की जगह f और माइनस r2 की जगह भी f,
तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। एफ और एफ कितना हो जाएगा प्लस का, तो ये 2/f हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 आ जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ पे आपका एक डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी द्विउत्तल लेंस, मतलब इसी को बोलते हैं, जैसे हम ये बनाते हैं ना कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, जैसे हम ये बनाते हैं इसी को बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है इसकी दो रेडियस होती है R1 और R2। तो R1 तो हम प्लस का 20 लेंगे और R2 हम कितना लेंगे, माइनस को 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जिस गिलास का ये बना होगा Ng है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है ये, ठीक है, 1.5, ठीक। अब हम इसको एयर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। गिलास का दे रखा है ना, तो गिलास के साथ कोई मीडियम दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पे एयर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंप्यूट दी फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी पहले तो, ठीक है। और उसके बाद बोला कि इस जो ये लेंस है इसको हमने किसी कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डाला, CH2 है ना, उसका सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर इस लेंस को हमने ऐसा डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने कॉन्वेक्स लेंस को डाल दिया, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.63, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.63। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक कितना है इसका, 1.63, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके बाद जो जो वैल्यू दे रखी थी, Ng की वैल्यू दे रखी थी है ना 1.5, कार्बन डाइसल्फाइड की भी दे रखी थी, ठीक है 1.63, तो उसको भी हमने एयर के रिस्पेक्ट में ले लिया, ठीक। और R1 R2 की वैल्यू दे रखी थी, तो पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी थी यानी फोकस दूरी निकालनी थी। ये फॉर्मूला होता ही है, अभी हमने ऊपर देखा था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हम एयर में कहाँ पे निकाल रहे हैं, पहला एयर में निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या है, FA ले लेंगे 1/FA, और ANG है ना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सारी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.5 रख देंगे, और R1 की वैल्यू कितनी रख देंगे, 20 रख देंगे, R2 की वैल्यू -20 रख देंगे, ठीक। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा। मैंने आप लोगों को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। वरना मैं ये समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगी आप लोगों की, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग को टाइम की भी बचत हो जाए, ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको समझ के कर लोगे, ठीक है। अब सेकंड केस था कि जब हमने उसको किसके अंदर डाल दिया था, जब हमने उसको कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डाल दिया था, ठीक है। तो एक कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, ये था 1.63, और जो हमने इसके अंदर ये कॉन्वेक्स लेंस को डाला है, ठीक है, उत्तल लेंस को डाला है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, वो था 1.5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे n आपका चेंज हो जाएगा, तो n जो रखेंगे हम गिलास का कार्बन डाइसल्फाइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रखेंगे, ठीक। तो CNG हमें यहाँ पे रखना होता है। अब CNG निकालेंगे कैसे, तो CNG जो है हम निकालेंगे कैसे, ये जो Ng था और जो कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एयर के, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा CNG आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो अब जो हमारा पास ये वैल्यू थी है ना, और ये वैल्यू थी, इन दोनों को यहाँ पर रख के डिवाइड कर देंगे बस, ठीक है। बाकी वैल्यू तो सब सेम रहेगी, बस यहाँ पे जब हमने लिक्विड के अंदर उसको रखा, तो लिक्विड के अंदर जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर जब फोकल लेंथ निकालेंगे, तो यहाँ पे ग्लास का कार्बन डाइसल्फाइड के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें रखना होगा, तो वो कैसे रखेंगे, Ng/NC है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो एयर ले लेंगे, इनको इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से FC यहाँ पे आपका निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है, कि दो थिन कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग मतलब उत्तल लेंस इस तरीके से, ठीक है, दोनों को मिला के रखा है, एक की फोकल लेंथ यानी एक की फोकस दूरी 15 है और एक की फोकल लेंथ 30 यानी एक की फोकस दूरी 30 है। दोनों को ऐसे चिपका के कॉन्टैक्ट पे रखा हुआ है, तो उसकी कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है, पावर रहने देना इसका, ठीक है। कैलकुलेट फोकल लेंथ,
हमें इसकी फोकल लेंथ और सॉरी पावर और फोकल लेंथ दोनों निकालनी है इसके, ठीक है। तो पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो फिर इसकी पावर निकालेंगे, ठीक। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमें F1 और F2 दोनों दे रखा था, पहले हम इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लेते हैं 1/f। तो क्या आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का जब हम दोनों की वैल्यू रख देंगे 1/15 प्लस 1/30, इसके बाद इनका एलसीएम लेके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/10 आएगा, ठीक है। तो यानी 1/f की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, अब यहाँ पे जब हम पावर निकालते हैं तो आपको पता है यहाँ पे जो f रखना होता है वो हमें मीटर में रखना होता है, क्या में मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो कैसे बदलते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। तो P = 1/0.1, पॉइंट आओगे 0 बढ़ाओगे तो पावर कितनी आ गई 10 डायोप्टर आपकी आ गई, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, कि आप लोगों का क्या है एक कन्वर्जिंग लेंस है, क्या है कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, जिसको उत्तल लेंस बोलते हैं, जिसकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी f 6.25 है ये, ठीक है 6.25 है। यूज़ एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जो आपका माइक्रोस्कोप है ना, तो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा आपका, क्योंकि एक ही लेंस दे रखा है यहाँ पे, तो उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इफ़ द नियर पॉइंट यानी जो डी की वैल्यू है उसके लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, कितनी है 25 सेंटीमीटर है, और इस लेंस को आँख के क्लोज रखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी आपको निकालनी है u, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन आपको निकालना है यानी m आपको निकालना है, जिसको हम आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। और फाइंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन फिर से आपको m निकालना है जब ऑब्जेक्ट जो फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी इन्फिनिटी में यानी अनंत में बनेगी। तो 2 बार आपको m निकालना है, एक तो तब निकालना है, ठीक है, इस केस के लिए निकालना, और एक तब निकालना है जब आपका इन्फिनिटी में बनेगी, यानी एक निकालना है जब आपकी इमेज कहीं पास में बनेगी, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं उसको डिस्टिंक्ट विजन में बनेगी डी पे, ठीक है। तो वाला केस आपको लेना है और एक बार इन्फिनिटी वाला केस लेना है, ठीक है। तो अगर मैं आप तो यहाँ पे हम लोग पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप है आपका, तो वैन देखो पहला केस आएगा जब इमेज कहाँ बनती है एट डी, डी मतलब डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, ठीक है। तो जब आपका कहीं जो प्रतिबिंब बनता है यानी इमेज बनती है कहीं आँख के पास बनती है, ठीक है, तो उस केस में हम ये वाला m का फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। इस केस में m क्या होता है मैक्सिमम बनता है आपका, ठीक है। इस केस में मैग्नीफिकेशन यानी अगर वस्तु इतनी है तो बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है, यानी मैग्नीफिकेशन आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे f देखो f कम होगा तो m बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड केस है जब आपकी इमेज कहाँ बनती है इन्फिनिटी यानी अनंत पे बनती है, ठीक है, जिसको हम रिलैक्स्ड का केस भी लेते हैं। तो उस केस में m का फॉर्मूला हम ये लेते हैं मैग्नीफिकेशन का, ठीक है, d/f। उस केस में m जो होता है लेस देन 1 बनता है आपका, ठीक है। क्या बनेगा लेस देन 1 बनेगा, 1 से कम ही बनेगा। यहाँ पे तो 1 में प्लस हो रहा था ना, तो 1 से ज़्यादा बनेगा, यहाँ पे 1 से कम बनेगा, ठीक है, क्योंकि f बढ़ेगा तो m कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस केस में मैग्नीफिकेशन कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, ऊपर वाले में। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको f की वैल्यू दे रखी थी 6.25, जो हमारा d जो दे रखा था है ना, मिनिमम डिस्टेंस जो दे रखी थी वो 25 सेंटीमीटर, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर लेंगे हम, जिसको हम b भी लिख सकते हैं, हमारा b भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, बस माइनस को इधर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है u, क्या रखना है निकालना है u, f की वैल्यू रखना और d की ये v की वैल्यू रखना, इसकी वैल्यू रखना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो u आएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको m निकालना था मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैंने बताया था जब डिस्टिंक्ट विजन यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 1 + d/f, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + d की वैल्यू 25 और f की वैल्यू 6.25, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 5 आएगा, कितना आएगा 5 आ जाएगा आपका, ठीक है।
उसके बाद इन्फिनिटी का केस लेंगे, तो इन्फिनिटी वाले में क्या बोला था मैंने, m इक्वल टू डी अपॉन एफ लेंगे, ठीक है। तो d अपॉन एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका d, तो 25 है, f 6.25 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 के आसपास आएगा ये, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आई लेंस यानी एक अभिदृश्यक और एक नेत्रिका लेंस, दोनों की फोकल लेंथ आपको दे रखी है ना, f0 और fe आपको दे रखा है दोनों का। और कोई वस्तु अभिदृश्यक से यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लेंस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वो रखा हुआ है, तो व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप कितना उसको मैग्नीफाई करेगा, और डिस्टिंक्ट विजन की आपको डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो आपको 25 सेंटीमीटर भी दे रखा है, तो आपको m निकालना है। तो देखते हैं इसको। तो पहले हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला देख लेते हैं, m इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। एफ ई यहाँ पे क्या है, आई लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है, नेत्रिका लेंस की फोकल लेंथ, ठीक। और ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एल की जगह जो माइनस एल है ना, उसकी जगह वी नॉट अपॉन यू नॉट भी आता है आपका, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई भी आएगा हमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका एक फॉर्मूला ये भी यूज़ होता है किसके लिए, इन्फिनिटी के लिए ये, और ये कब है, डिस्टिंक्ट विजन, यानी जब कोई इमेज आपके डिस्टिंक्ट विजन में बनती है। दो केस होते हैं, डिस्टिंक्ट विजन यानी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और एक होता है अनंत, ठीक है। तो ये अनंत वाला केस है कि जहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। उस वैसे ही आपका टेलीस्कोप के लिए भी होता है, ठीक है। तो टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, और इन्फिनिटी के लिए ये होता है। तो इसका न्यूमेरिकल तो मैंने अभी कराया नहीं है शायद इस वीडियो में, तो ये हाफ ईयरली में इसका न्यूमेरिकल आया था, तो आप लोग इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना खुद, मैं इसका करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको एफ नॉट की वैल्यू दे रखी थी, एफ ई की वैल्यू दे रखी थी, डी की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। यू नॉट आपको -6 दे रखा था। तो आपको पता है अगर मेरे को मैग्नीफिकेशन m निकालना है, ठीक है, इस केस के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, ये वाला फॉर्मूला निकाल, v चाहिए, u चाहिए, d चाहिए, f e चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमारा देखो v नहीं दे रखा था, v नॉट नहीं था हमारे पास, v नॉट है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस। तो पहले हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे लेंस का, 1/f0 इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0, ठीक है। तो यहाँ से v0 निकाल लोगे आप, ठीक। तो v0 निकालोगे तो वो आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया 12। उस 12 सेंटीमीटर को आप इस फॉर्मूले में रख दोगे v0 की जगह, u0 आपके पास है, d आपके पास है, f e आपके पास है। तो सॉल्व करोगे तो माइनस का 10.33 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका टेलीस्कोप का, ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन आपका पिछली बार भी एक एग्जाम में ऐसा आया था, इधर आपको पावर दे रखी, इधर आपको एपरेचर दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आप लोग को बनाना है। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है तो आपको एक तो लेंस चाहिए होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक लेंस चाहिए होता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक आई लेंस जिसको हिंदी में अभिदृश्यक बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस, ठीक है। तो अगर आप इस टेबल से देखो तो इस टेबल में 3 लेंस दिए हैं, तो 3 में से आप लोग कौन कौन सा लेंस यूज़ करोगे। तो अगर आपको आई लेंस बनाना है, ठीक है, तो आई लेंस के लिए यानी ग्रेटर मैग्नीफिकेशन पावर के लिए जो आपके पास होनी चाहिए फोकल लेंथ होनी चाहिए स्मॉल, यानी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो इनमें सबसे कम फोकस दूरी किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। और लार्ज पावर यानी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो इनमें से ज़्यादा किसकी पावर है, इसकी। तो यानी L3 जो यूज़ होगा आई लेंस की में होगा, आई लेंस पे यूज़ होगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जिसकी पावर स्मॉल होगी, ठीक है, पावर स्मॉल किसकी, इसकी 3 की, और फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, ठीक है। तो L1 वाला यूज़ होगा ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव लेंस है वहाँ पे L1 वाला यूज़ होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह के क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
इफ टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशियो, यानी विड्थ का रेशियो दे रखा है ω1/ω2, आपको 4/1 दे रखा है, ठीक है। तो रिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, यानी आपको निकालना क्या है, आपको आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे देखो आई मैक्स और आई मिनिमम, ठीक है। तो उसका रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है A1 + A2, ये एम्पलीट्यूड होता है आपका आयाम, ठीक है। मैक्सिमम और A1 - A2 का स्क्वायर, ये होता है मिनिमम, ठीक है। तो I1/I2 कैसे निकालोगे, आपको उसके लिए तो आपको A1 A2 चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपको ω1/ω2 जो होता है वो होता है A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ω1/ω2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4/1 दे रखी थी। तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगा देंगे 4/1, तो ये आ जाएगा A1/A2, यानी A1 और A2। तो यहाँ से 4/1, तो रूट के बाहर आएगा तो 2/1 आएगा। तो A1/A2 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2/1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं A1 की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, 2A2 आ जाएगा, 2A2, ठीक है। अब ये जो A1 की वैल्यू आपकी निकली है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे और यहाँ पे रखूँगा, जो फॉर्मूला था आई मैक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रख दी और यहाँ पे रख दी मैंने। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3A2 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2A2 में से A2 माइनस करोगे तो A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 A2 का स्क्वायर और नीचे A2 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो 9/1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, जिसमें आपकी दो स्लिट, आप लोगों ने देखा होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है ना, दो छेद होते हैं इसमें यहाँ पे, जिसको हम S1 और S2 लेते थे। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.03 है आपकी, ठीक है। और स्क्रीन जहाँ पे आपकी फ्रिंजेस बनती थी, ठीक है, जैसे मान लो ब्राइट वाली बन रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनती है, इनके स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी देर की है, 1.5 मीटर देर की है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों को और क्या देखा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस देर की 1 सेंटीमीटर, कितनी देर की है, 1 सेंटीमीटर। तो आपको वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डी, स्मॉल डी क्या होता है, ये दोनों फ्रिंजेस जो है उनके बीच की जो डिस्टेंस है S1 S, ठीक है, वो सेंटीमीटर में दिया था, उसको मीटर में बदल दिया, ठीक है। तो ये आया 3 × 10⁻⁴ माइनस, और ये दोनों, ये स्क्रीन और जो स्लिट है इनके बीच की डिस्टेंस को डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें 1.5 दे रखा था। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक। और ये जो वाई है ना, ये वाई, ये जो दे रखा था, ये जो ब्राइट फ्रिंज, और उसके बाद जो चौथे नंबर में जो फ्रिंज बन रही होगी आपकी, चौथे नंबर में कोई जो फ्रिंज बन रही होगी, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, वाई। तो फोर्थ फ्रिंज है, तो इसलिए 4y4 लिख दिया, उसको क्या लिख दिया, y4, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, वो यूज़ करेंगे 4d λ/d, ठीक है। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू दे रखी थी उसने क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे रखोगे आप लोग, और उसके बाद यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे, ठीक है। बाकी जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही याद कर लेना, या तो फॉर्मूले को, ठीक है। तो तब आपको ये जल्दी, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर लोगे फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग का यह है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया था, तो मैंने ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी करवा रखा है, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को नहीं करवा रहा हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, कि एक एल्यूमिनियम धातु है ना, एल्यूमिनियम धातु है जिसका कार्यफलन, यानी जिसका वर्क फंक्शन यानी क्या होता है वर्क फंक्शन, जो इसके अंदर के एल्यूमिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना,
उनको बाहर निकालने के लिए, इन मान लो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन है, इनको बाहर निकालने के लिए, इस एल्यूमिनियम के अंदर से बाहर निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी जितनी ऊर्जा हमें इसको देनी पड़ती है, उसको हम कार्यफलन बोलते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए उसको कार्यफलन बोलेंगे। ठीक है, और 200 नैनोमीटर का प्रकाश आपतित, अब जो ऊर्जा देंगे हम यहाँ पे लाइट डाल के देंगे, यहाँ पे लाइट डालेंगे उसके ऊपर, तो ये लाइट डालने पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो कितने नैनोमीटर की डाली हमने, 200 नैनोमीटर की लाइट इसमें आपतित करी है। ठीक है, इंसिडेंस कराई है। तो पहला आपको दहली तरंग दैर्ध्य निकालना है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है, उत्सर्जित तीव्रतम इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए निरोधी विभव निकालना है, और यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को दुगनी कर दे तो उससे गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा वो हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको, मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सबसे पहले आपको दहली तरंग दैर्ध्य यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने थी। ठीक है, तो आपका जो फाई नॉट होता है ना, फाई नॉट को बोलते हैं वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन। इसका फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, वैसे फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, एच सी म्यू नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसको न्यू, जो आपका न्यू नॉट होता है उसको सी अपॉन लैम्डा लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सी अपॉन लैम्डा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ से आपको लैम्डा नॉट निकालना है। अब यहाँ पे जो फाई नॉट है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो इसको पहले हम जूल में बदलेंगे। जूल में कैसे बदलेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही हम ये वैल्यू, सारी वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से लैम्डा नॉट आप निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा नॉट आ गया। दूसरी चीज़ आपको बोला है, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम यानी अधिकतम गति ऊर्जा और मिनिमम गतिज ऊर्जा निकालने चाहिए। ठीक है, अब देखो गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हमने इसको एनर्जी दी और एनर्जी देते हैं हम E = h न्यू। ठीक है, अब होता क्या है, कुछ एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर खर्च कर लेता है और बाकी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जाता है। जैसे मान लो आपने 100 दिया तो 100 में से 80 तो ये यहाँ बाहर निकलने में खर्च कर लेता है, 20 ये आगे गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च करता है, यानी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में खर्च करता है। ठीक है, तो यही आपको 20 आपको निकालना है। ठीक है, कहने का मतलब 20 मतलब ये जो ये एनर्जी, जिस एनर्जी से ये आगे जा रहा है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आपने उसको दी कितनी, तो E = h न्यू। ठीक है, न्यू की वैल्यू रखेंगे C अपॉन लैम्डा, रख दिया। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, ये सॉल्व करके जूल में आया, जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो कैसा करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। उसके बाद ऊपर हमने वर्क फंक्शन निकाला था। ठीक है, वर्क फंक्शन जब हमने निकाला तो वर्क फंक्शन मतलब कितना हम ये जो हमने दी कितनी है, उसको इतनी दी है। ठीक है, और उसने इलेक्ट्रॉन ने खर्च अपने अंदर कितनी खर्च कर ली, उसने खर्च करी है इतनी। ठीक है, कितनी, ऊपर जो हमने निकाला था फाई नॉट। ठीक है, 4.2 या जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो बची कितनी, जो इलेक्ट्रॉन आगे जिस एनर्जी से आगे गया, तो दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस करने पे ये आएगा। तो ये इसकी मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी इसकी 0, न्यूनतम कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम और मिनिमम हमें मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन को जो हमने एनर्जी दी वो है E = h न्यू, जो इसने अपने अंदर इसको निकलने में जो खर्च हुई उसको बोलेंगे हम फाई नॉट, और जिस एनर्जी से ये आगे चल रहा है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना आपको, यानी निरोधी विभव, तो उसका फॉर्मूला होता है ये E के = EV0। ठीक है, V मतलब यहाँ पे वोल्टेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो E की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली, कितनी आई हमारी E की वैल्यू 1.9875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इक्वल टू ई वी नॉट, वी ई से ई कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा जो वोल्टेज आया वो हमारा इतना बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज आ गया। अगला हमसे पूछा था कि अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इंटेंसिटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता गतिज ऊर्जा में, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे नो इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इंटेंसिटी को डबल कर दो, काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम रहेगी, यानी गतिज ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होगी वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ईएम वेव होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा की तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम फोटोन की तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। यानी फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य यानी फोटोन की जो वेवलेंथ होती है उनकी बराबर होती है, ठीक है, दोनों की। तो ये आपको शो करना है। तो यहाँ पे जो है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती है उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, उसको हम लिखते हैं C/न्यू, ठीक है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है नीचे, ठीक है, आवृत्ति। तो इसको बनाएंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। तो इतना ही हमारी फोटोन की वेवलेंथ भी आनी चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, P=hν/c, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ निकाले किसकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाले इस फोटोन की, तो क्या होता है फॉर्मूला H/P होता है ना। अब P की जगह हम ये वैल्यू रख दें hν/c, है ना। तो S कर जाएगा और C ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा ये भी आपका C/न्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये सेम है, तो इसका मतलब लैम्डा और लैम्डा डैश भी आपका सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस दे रखी है, आपको सेकंड ऑर्बिट यानी द्वितीय कक्षा की निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट की कितनी दे रखी है, 0.53 दे रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी कर रखा है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं अभी आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज यानी प्रथम रेखा की वेवलेंथ आपको लैम्डा निकालना है, और यह भी बताया कि यह किस श्रेणी, इस श्रेणी की सीमा यानी लिमिट वेवलेंथ कितनी होगी, यानी लैम्डा इन्फिनिटी भी निकालना है और लैम्डा भी निकालना है। कब, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज की प्रथम रेखा यानी फर्स्ट रेखा की वेवलेंथ निकालनी, यानी फर्स्ट जो सीरीज है उस फर्स्ट लाइन जो होती है वेवलेंथ की, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो फर्स्ट लाइन या फर्स्ट जो आपकी लाइन होती है उसकी वेवलेंथ निकालनी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा यानी जो फर्स्ट लाइन होती है उसकी वेवलेंथ निकालनी है, और उसके बाद जो इन्फिनिटी सीमा बोल रहा है ना, तो इन्फिनिटी की वेवलेंथ निकालनी है, यानी लास्ट वाली लाइन की, ये फर्स्ट लाइन है जैसे, और जो लास्ट लाइन है इन्फिनिटी में उसकी वेवलेंथ भी निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1/λ = R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखो लाइमन सीरीज को फर्स्ट लाइन जो बनती है ना वो कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। क्या होता है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तब आपकी लाइमन सीरीज की फर्स्ट जो लाइन होती है वो बनती है। तो यानी n2 की वैल्यू 2 होगी, n1 की वैल्यू 1 होगी, तो n2 की वैल्यू 2 और n1 की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है। और r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद बोला है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में क्या होगा, तो आपको क्या करना है इन्फिनिटी के लिए, लाइमन सीरीज में क्या होता है n2 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा अब, ठीक है, और n1 कितना हो जाएगा 1। यानी कोई इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से पहले पे आता है, कहाँ पे, इन्फिनिटी से पहले पे, तो उसकी लिमिट सीरीज होती है। क्या होती है, लिमिट सीरीज, यानी लास्ट लाइन उसकी वो बनती है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो अगर आप ये फॉर्मूले पे रखोगे 1 और इन्फिनिटी, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे आर की वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो इतने मीटर और इसको मीटर में बदलोगे, ठीक है। तो मतलब इसको पावर को हटाओगे तो ये 911.6 मीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी डज एन इलेक्ट्रॉन एटम हैव इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था में कितनी ऊर्जा होती है हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला होता है इसका En इक्वल टू माइनस का 13.6 n स्क्वायर। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 रखने पे जो ये सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा इतनी देर की है। ठीक है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो चीज़ें हैं। ठीक है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है। और न्यूनतम यानी जो मिनिमम लोवेस्ट स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स लोएस्ट स्टेट में इतनी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो आपको बतानी है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा का फॉर्मूला ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये है पोटेंशियल एनर्जी का यानी स्थिति ऊर्जा का। ये कितना है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन r। ठीक, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड है कि टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी मतलब कुल ऊर्जा का। तो जब आप कुल ऊर्जा करना है, आपको निकालना होगा, तो इन दोनों को प्लस करना है। किन दोनों को, ई के और यू को आप प्लस कर देना, और प्लस करने के बाद जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो ये हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा मिलेगी हमें। ठीक, इसके बाद अगर आप तीनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो ई के का जो फॉर्मूला था और टोटल एनर्जी यानी ई, इसको टोटल एनर्जी को ई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, दोनों सेम है ना। ठीक है, बस इसमें यहाँ पे माइनस का साइन है, उसमें माइनस का साइन नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा वो किसके बराबर आ गया, माइनस ई के बराबर आ गया। और जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, ठीक है, वो आपको किसके बराबर दिख रहा है, ई का डबल। ई का डबल मतलब ये जो हमारा ई था, ठीक है, अगर आप देखो यू और ई को देखो तो जो ई है तो जो ई है, ई का ई में जो ई है उसके देखो वहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है ये, और ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ऊपर वाला। ठीक है, यानी होगा क्या, अगर ये 40 है ऊपर, यू अगर आपका 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा यानी 20 होगा। तो यानी यू हमेशा क्या है, ई का डबल है यहाँ पे, मतलब यू जो है ई का डबल है, तो ई का डबल कर लिख देंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है यहाँ पे ई के फॉर्मूले में ना 2 है डिवाइड में, और यू के उसमें नहीं है, तो यानी जो u है वो e का डबल है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे जो हमें e है वो कितना गिवन है, माइनस का 13.6 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम जब e के निकालने जाएंगे तो e के कितना आ जाएगा, तो ये माइनस का पहले से साइन है, और ये जो e है इसमें भी देखो माइनस पहले से गिवन है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये 13.6। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस का 13.6 आएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू माइनस का 13.6, तो ये आ जाएगा माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गई और काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था ना इससे पहले वाला, यहाँ पे ये एक चीज़ याद कर, एक चीज़ सही कर लेना, ये माइनस का 13.6 होगा। ठीक है, इसका माइनस का 13.6 दे रखा है आपको, तो तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक ग्राफ दे रखा है किसके बीच में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी ई के और किसके बीच में, ई के ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट यानी फ्रीक्वेंसी के बीच में, और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अभी मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा। उसके बाद पूछा है कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वर्क फंक्शन क्या होगा, फाई नॉट, है ना, कार्यफलन क्या होगा, फाई नॉट,
एच की वैल्यू आपको निकालनी है प्लांक कांस्टेंट, और उसके बाद बोला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इतनी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है ये। ठीक है, इधर आपकी काइनेटिक एनर्जी है ई के, ठीक है, ये आपका 10⁻⁻15 के आसपास है ये, ठीक है, 10⁻⁻15। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे इसको क्या है। उसके बाद इधर आपका फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, इस वाली एक्स एक्सिस में क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक, क्या है फ्रीक्वेंसी आपकी दी है, यानी आवृत्ति दी है, ठीक। और एक लाइन ऐसे इससे कट होते हुए जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट ए दे रखा है, ये ओ है, ये हमने एन, ये बी ले रखा है, ये एन ले रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपका। तो इसके बाद आपको सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए ना आप ये याद रखना, हमने जो एनर्जी पढ़ा है वो किसके बराबर होती है, जो भी हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के, यानी गति ऊर्जा के। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा, ई माइनस फाई नॉट आएगा। अब आपको ग्राफ में दिख रहा है स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, ई के इक्वल टू क्या होगा, ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस और फाई नॉट। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करूँ तो वाई हमें, वाई एक्सिस में हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा जो ग्राफ था इसमें वाई एक्सिस में क्या मिलेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। एम की जगह क्या, हमारा जो एम होगा वो एच है, यानी जो स्लोप होगा लाइन का वही हमारा क्या होगा, एच होगा। यानी एच हमें निकालना ना प्लांक कांस्टेंट, तो उसके लिए हम जो हमारा एम होगा वही हमारा एच हो जाएगा। उसके बाद ये एक्स है, एक्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी वाली लाइन, एक्स वाली लाइन हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और सी होगा यहाँ पे माइनस का फाई नॉट, कितना होगा, माइनस का, सी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, माइनस का फाई नॉट। तो जो माइनस में होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, फाई नॉट होगा। ठीक, तो ये आप याद रखना है इसको, यहाँ पे जो मैंने अभी निकाला, ठीक है, ये सब। अब आपके सारे आंसर आ जाएंगे तुरंत। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था आपका, एक्स, ठीक है। एक्स लाइन पे देखेंगे कहाँ पे टच हो रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है ना 3 पे, ये जो यहाँ पे है ना 3 लिखा हुआ है, ये जो है ना 3 है, ठीक है। तो 3 पे टच हो रहा है, 3 इंटू 10⁴, यानी इन सब में 10⁴ की मल्टीप्लाई हो रखी है, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁴ नहीं होगा, 14 होगा, ठीक है, सॉरी, 3 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहले वाली की वैल्यू निकाल दी ना, एक्स एक्सिस में जो जहाँ पे ये टच हो रहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमें बताना था वर्क फंक्शन। तो मैंने वर्क फंक्शन बताया था ना अभी, वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या में आ रहा है, माइनस का था ये, जो भी हमारा सी, यहाँ सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस फाई नॉट। तो माइनस में जो वैल्यू होगी वो हमारी वर्क फंक्शन होगी। तो माइनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है ना, कितनी, ये, ठीक है। तो फाई नॉट कितना होगा हमारा, माइनस का ओ सी। तो ओ सी की वैल्यू कितनी है आपकी, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये ग्राफ में इधर -19 होगा आपका, है ना, ये पूरा जो है -19 होगा आपका, ठीक है, 10⁻⁻19, ठीक है। सही से थोड़ा यहाँ पे आपका ये जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे साफ से, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसको। अब इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए कितना करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। दूसरा मैं पूछा था प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। तो प्लांक कांस्टेंट मैंने अभी नीचे बताया था किससे निकालेंगे हम, एम से, है ना। एम जो होगा वही हमारा प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एम यानी स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो एम कैसे निकालेंगे हम, प्लांक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, जो स्लोप होगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा बी एन अपॉन
ए एन, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप कैसे निकालते हैं हम, टेन थीटा से, ठीक है। तो बी एन अपॉन ए एन, ठीक। तो बी एन की वैल्यू कितनी है, ये बी एन हो गया और ए एन हमारा ये हो गया, तो ये हमारा स्लोप आ गया, ठीक है, यानी एम। तो यही हमारा क्या होगा, एच होगा। तो बी एन की वैल्यू कितनी है, अगर आप यहाँ पे देखो इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। बी एन ये आ रहा 3 × 10⁻19, तो ये लाइन आपकी ग्राफ में ना ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, ठीक है, 3 से जा रहा होगा ये। तो 3 × 10⁻19 और ए एन कितना आएगा बताओ, ए एन कैसे निकालोगे, तो ए एन निकालेंगे हम पूरे 8 में से इस 3 को माइनस करके, ठीक है, 8 में से 3 को माइनस करके और इंटू 10⁻14। तो ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्लांक कांस्टेंट यानी एच आ गया, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना, और ऐसा क्वेश्चन ना उन्होंने सैम्पल पेपर में डाला है आपका, तो तभी आप लोग ये कर पाओगे इसको। अगला हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था क्या होगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे कहाँ तक जा रहा था ये मैक्सिमम, ये आपका ना 3 तक जा रहा है, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो 3 × 10⁻19, ठीक है, जहाँ पे भी डी पॉइंट होगा ना तो 3 पे होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो इसकी क्वेश्चन की थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और ऐसे क्वेश्चन आपको जितने भी दिखे उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, तो बाकी जो भी होगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।